In modern India, we have started with the Nawabs of Bengal. Okay, and in yesterday we finished the Siraj-ud-Daulah, Mir Jafar and Battle of Plassey. ठीक है, तो अब तक के लेक्चर से किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चीजें क्लियर हैं? ओके, तो नाउ टेल मी, ये फोर्ट इंडिया में किस किस कंपनी ने बनाए? इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आई एम प्रीटी मच श्योर यहाँ इसमें से सिर्फ आप दो ही बता पाओगे, बाकी नहीं बता पाओगे। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स। कहाँ है? मद्रास। वेरी गुड, वेरी गुड। कलकत्ता में कौन सा है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम है। ओके, तो ये छठा हो गया, फोर्ट विलियम। तो ध्यान रखना, यही सब चीजें क्लास इंपॉर्टेंट हैं और यहीं पे हम आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें एक जगह किताबों में नहीं दे रखी होती। ढूंढ लो, जितनी आपकी किताबें हैं ढूंढ लो, आज मॉडर्न इंडिया में नहीं मिलेंगी। ओके, ध्यान रखिएगा। चाहे तो नोट को लेकर एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि मैं अभी मॉडर्न इंडिया ही देख रहा था, आपके नोट्स को ही देख, क्योंकि देखिए क्लास सिंपल बात है, ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ते हो, आपको पढ़ाने के लिए मेरे को भी किताबें देखनी पड़ती हैं। मतलब कैसे लेक्चर और इनरिच किया जाए, वही चीज, मतलब जो लास्ट ईयर लेक्चर दिया था सेम डिट्टो देना बोरियत होती है यार, कि मैंने लास्ट ईयर भी यही लेक्चर दिया था, कुछ तो एक्स्ट्रा पॉइंट होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज ब्रिटिश, फोर्ट लुइस फ्रेंच, पौंडीचेरी में है। फोर्ट डेविड ये डच। फोर्ट सेंट थलासेरी ये केरला में है, ब्रिटिश। फोर्ट एंजेलो, मैं तो ये सोचा ये जवाब दे देंगे, ये आपके गोवा में है। ओके, पोर्चुगीज। और फोर्ट विलियम अगेन ब्रिटिश। और ध्यान रखना, अब आप इमेजिन कर पा रहे हो क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैच दी फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ये 6 फोर्ट्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 फोर्ट्स। और आपको, हम स्टूडेंट्स को क्या मालूम होते हैं ना, कौन में से कौन कौन से फोर्ट मालूम होते हैं, बस हमें ये मालूम होता है, ये मालूम होता, और अगर आप थोड़ा सा अकल कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आप कर सकते। लुई, क्योंकि लुई फ्रेंच के हो रहे हैं, तो ये आप कॉमन कर, बाकी 3 में ना कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि नाम ही नहीं सुना होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं मॉडर्न इंडिया को थोड़ा देख रहा था, हमने कहा और लेक्चर्स और मैं क्या चाहिए एक्स्ट्रा। एक्चुअली मैं थोड़ा फोटोज कॉपी कर रहा था कि आज के लेक्चर में क्या क्या बीच स्क्रीन पे फोटोज चलेंगी, तो तब मैं ये इस चीज पे मेरी निगाह गई, मैंने कहा स्टूडेंट्स को ये शेयर कर देनी चाहिए। ओके, तो एंजेलो, डेविड और थलेसरी जो अब तक नहीं पूछा गया, कभी भी पूछ सकता है। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए क्लास टॉपिक पे आते हैं। हम सबने कॉपी कर लिया ना? हटा दूं लोकेशन? चलो भैया एक और काम कर लें। फोर्ट सेंट जॉर्ज आपके मद्रास में है। फोर्ट सेंट लुइस पौंडीचेरी में है। ओके, और फोर्ट ये थलेसेरी केरला में है। फोर्ट विलियम आपके कलकत्ता में है। आई एम टेलिंग यू। फोर्ट एंजेलो आपके है, जस्ट में ये गोवा में है। कहाँ है एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ।
नहीं, इसका क्लास ध्यान रखिएगा। फोर्ट एंजेलो इज इन केरला, इन कन्नौर, इन कन्नूर, कन्नूर में है। इंग्लिश में कैनोर कहा जाता है, कन्नूर में है फोर्ट एंजेलो। फोर्ट डेविड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, फोर्ट डेविड तमिलनाडु में है। इट्स इन कुड्डलोर, कुड्डलोर, CUDDALORE, कुड्डलोर। अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। फोर्ट डेविड कुड्डलोर, फोर्ट एंजेलो कन्नूर केरला, ओके। और फोर्ट विलियम वी ऑल नो कलकत्ता, थलेसेरी केरला, थलेसेरी भी केरला में, ओके। फोर्ट लुई पौंडीचेरी, फोर्ट जॉर्ज ब्रिटिश। तो मतलब एक्सेप्ट, जस्ट मिनट, मीर कासिम नेक्स्ट नवाब, नेक्स्ट नवाब मीर जाफर के बाद है मीर कासिम, ही इज मीर कासिम। ही इज मीर कासिम, ही इज मीर जाफर। अब जाफर ने ब्रिटिश को रिप्लेस करना चाहा विद द डच, और ब्रिटिश ने डच को बेदड़ा की लड़ाई में हराया और डच यहां से चले गए, इंडिया से चले गए, वो इंडोनेशिया चले गए। अब इसी में मीर जाफर का रिलेटिव था मीर कासिम। मीर कासिम ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। वो सीधे गया ब्रिटिश के पास और ब्रिटिश से कहा, मेक मी नवाब एंड आई विल गिव यू मोर रेवेन्यू। मेरे को नवाब बनाओ, मैं तुम्हें ज्यादा रेवेन्यू दूंगा। और ब्रिटिश को क्या चाहिए था? रेवेन्यू। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें नवाब बना जाते हैं। मीर जाफर से कहते हैं, तुम हट जाओ, अब ये नवाब है, तुम हट जाओ, अब ये नवाब है, ओके। और मीर कासिम नवाब बन गए। मीर कासिम नवाब बन गए तो अगेन इन्होंने वही चीज किया, पहले खूब पैसा लुटाया आपके अंग्रेजों पे, भाई तुमने नवाब बनाया तो रिटर्न तो गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, खूब पैसा लगा, तो अगेन ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ, ठीक है। फिर मीर कासिम ने एक तरीके से, क्योंकि ही वाज एन गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना शुरू किया, ओके। ब्रिटिश वर मिसयूजिंग द वर्ड, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, दस्तक, दस्तक, हाँ फ्री पासेस, मैं आपको कई बार बताया दस्तक। अब समझो दस्तक क्या थे और इसके वजह से क्या चीज हुई। दस्तक की वजह से बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, दस्तक वाज द मेन इशू, ओके। मिसयूज ऑफ दस्तक, दस्तक वर द फ्री पासेस। आपने देखा होगा ना, आज भी कई गाड़ियों में लिखा रहता है, हम इंडियंस को शो ऑफ करने की ज्यादा आदत होती है ना, है। उत्तराखंड सरकार नहीं, VIP पार्किंग, देखा होगा ना, बड़ा बड़ा से लिखा होगा VIP पार्किंग, ओके। उनका ये होता है शायद इससे लिखने से शायद पार्किंग टिकट नहीं लगेगा, मतलब एक तरफ से VIP पार्किंग लिख रहे हो, उधर 50 रुपए बचाने, अपने आप को VIP साबित करने की कोशिश कर रहे हो और 50 रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। VIP तो भारत में मतलब, तो ये चीज दस्तक। अब ये फ्री पासेस से क्या होता था, देवर, मतलब ब्रिटिश जैसे फ्री पासेस किसको इशू किए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, वो अपना फ्री पास दिखाते थे, कोई टैक्स नहीं चाहिए, ओके। तो ब्रिटिश जो माल खरीदते थे, ब्रिटिश जो माल खरीदते थे उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता था, इस कारण से ब्रिटिशर्स का माल सस्ता होता था। और इंडियन के माल पे जो टैक्स, इंडियन के माल पे टैक्स लगता था, तो इंडियन का माल महंगा होता था, ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब इन दस्तक्स को, दिस दस्तक्स वर मिसयूज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स। कैसे? ये फ्री पासेस किसको मिले थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। पर इन फ्री पासेस का इस्तेमाल कौन कर रहा था? ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने अपने लिए। हर ऑफिसर्स ने अपनी पर्सनल कंपनी खोल रखी थी, हर ऑफिसर्स ने अपनी पर्सनल कंपनी खोल रखी थी, छोटी छोटी कंपनी। और हाँ, मतलब आप जैसे आपने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं। और फ्री पासेस
को वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे, किसके लिए करते थे? अपने लिए इस्तेमाल करते थे। तो किसको घाटा हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट नहीं मिल रही और अपने को छूट मिल रही, ठीक है। फिर इस कारण से हर ऑफिसर्स जो अपना बिजनेसमैन बन चुका था वो प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि बिकॉज ही इज सेलिंग हिज गुड्स चीप। सपोज ऐसा समझो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो और आपके बिजनेस पे जीएसटी नहीं लगा और मैं भी वही बिजनेस हूं, मेरे पे जीएसटी लग रहा है, तो कौन सस्ते पे बेच सकता है? आप सस्ते पे बेच सकते हो, क्योंकि आपको जीएसटी नहीं देना, मेरे को जीएसटी देना, तो मैं सस्ते पे कैसे बेच सकता हूँ? जैसे सपोज यहाँ पे जो और संस्थान है जो कहते हैं आपको 1000 रुपए मंथली में हम जीएस पढ़ाएंगे, वो जीएसटी में इनरोल होते नहीं। ओके, हमें तो क्लियर कट जीएसटी देना ही देना है, मतलब वी आर रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी। हम इंस्टीट्यूट का इनकम टैक्स की अलग एंटिटी है, जीएसटी की अलग एंटिटी, हमें तो देना ही देना है। ओके, तो हम एक से एक पॉइंट नीचे से फीस हम नहीं दे कर सकते, क्योंकि बिकॉज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है टैक्स। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता था, ईस्ट इंडियन कंपनी ऑफिसर्स करप्शन कर रहे थे, मिसयूज ऑफ दस्तक कर रहे थे, और इंडियन सफर कर रहे थे इस कारण से। मतलब सपोज एक इंडियन बिजनेसमैन है, और एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है, ठीक है। इंडियन बिजनेसमैन का जो गुड्स का प्राइस था वो ज्यादा था और इसके गुड्स का प्राइस था वो कम था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये टैक्स फ्री था, ये टैक्स था, इस कारण से इंडियन सफर कर रहे थे। अब मीर कासिम ने ये सब चीज देखी, उसने कहा ये गलती हो रही है, ये गलत हो रहा है। छूट किसको मिल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही है, आपके अपने बिजनेस को नहीं मिल रही है। मीर कासिम, पहला तो मीर कासिम जब मीर कासिम बना, ओके, मीर कासिम नवाब बना, तो पहला सबसे पहले मीर कासिम ने कहा कि भैया आई एम फेड अप विद दिस ब्रिटिश, तो सबसे पहले आई एम ट्रांसफरिंग माई कैपिटल। पहले इसने कहा हम अपना कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं। मुर्शीद कुली खान ने अपनी कैपिटल कहां ट्रांसफर की थी? ढाका से मुर्शिदाबाद की थी। मीर कासिम ने अगेन ट्रांसफर किया कैपिटल, मीर कासिम ने ट्रांसफर की कैपिटल आपके मुंगेर। मुंगेर इज वेयर? बिहार। मुंगेर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थैंक्स टू ब्रिटिश ही कायदे से मुंगेर की स्पेलिंग MUNGER भी लिख सकते हैं, ओके, बट इट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश। ओके, मुंगेर बोला ऐसे लिखते हैं ब्रिटिश। ओके, मुंगेर, इसने क्यों ट्रांसफर की मुंगेर? क्योंकि उसने लगा कि नई कैपिटल करेंगे तो अंग्रेज ज्यादा भाई दूर हो जाएंगे, तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना। अंग्रेजों ने पहले, हमारी कैपिटल क्या थी न्यू दिल्ली से पहले? कलकत्ता कैपिटल थी। 1911 में कलकत्ता को हटाकर के दिल्ली क्यों कैपिटल बनाई गई? मेन चीज यही थी कि कलकत्ता वाज द हॉट बेड ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट। यार दिल्ली में बनाए थे कि कहाँ रेवोल्यूशन नेशनलिस्ट, मेन रीजन यही था, मेन रीजन। और दूसरे रीजन बहुत सारे थे, वो आपको जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो बताएंगे, पर मेन रीजन यही था। ब्रिटिश वर फेड अप, जब देखो क्रांतिकारी, जब देखो बम विस्फोट, जब देखो ये चीज, उन्होंने कहा नए जगह बनाएंगे तो सही रहेगा, शांति रहेगी। और उन्हें क्या मालूम, जैसे ही हार्डिंगे आएंगे तब बम विस्फोट होगा। राश बिहारी ने बम गिरा था हार्डिंगे पे, ओके, आपको मालूम राश बिहारी FRI में काम करते थे। देहरादून, there is a close relation between Rash Bihari, who threw the bomb on Viceroy Harding. He worked in FRI. Okay, ये आपको है? हाँ, राश बिहारी बोस। There are two Rash Bihari. One is Rash Bihari Ghosh, and another is Rash Bihari Bose. Rash Bihari Bose was a revolutionary, while Rash Bihari Ghosh was a moderate. कांग्रेस। अब कैसे याद रखोगे? बोस वॉज रेवोल्यूशनरी, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूं, नहीं तो भाई सिंपल बात है, भूल जाओ ना। अब दोनों आपसे पूछा जाए हु वाज रेवोल्यूशनरी, राश बिहारी बोस और राश बिहारी घोष, मतलब भूल जाएगा कि यार कैसे क्या कौन। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ रेवोल्यूशनरी भैया, अपनी सेना बना दी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर गए, तो बोस कॉमन है ना। तो राश बिहारी बोस वाज अ रेवोल्यूशनरी, व्हाइल राश बिहारी घोष वाज अ moderate, कांग्रेस moderate, and Rash Bihari Bose threw the bomb on
हार्डिंग, वायसराय हार्डिंग व्हेन ही वाज एंटरिंग इनटू दिल्ली, जिसमें उनकी महावत की डेथ हो गई थी। महावत समझते हैं ना, जो हाथियों को कंट्रोल करता, उनके हौदे पे बम फेंका था। एंड दिस वाज नोन एज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। एंड राज बिहारी बोस वाज वर्किंग इन एफआरआई। चुपचाप आए, बम फेंक के चुपचाप नेक्स्ट रात की ट्रेन से देहरादून आ गए और देहरादून में एफआरआई में काम करने लगे। बस जब देखा कि पुलिस धरपकड़ कर रही है, सीआईडी, रातों रात सामान समेटा और जापान निकल गए। और उन्होंने फिर स्वागत किया है 1945 में, किसका? सुभाष चंद्र बोस का। ओके, राज बिहारी बोस ही तो थे जो सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने स्वागत किया था। ओके, ये सब चीज, पर ये सब चीज कहां पढ़ाएंगे? लास्ट चैप्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया है, नेशनल मूवमेंट, कि भारत के नेशनल मूवमेंट किस तरीके से चीजें चली। ओके, दैट्स व्हाई क्लास हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तब तक है जब तक आप रिवीजन कर रहे हो, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, ध्यान रखिएगा क्लास। आई एम अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं कई बार अपने परसेंटेज भी आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर चुका हूँ। चीजें याद इसलिए रहती हैं कि कंटिन्यूअस बैच में रहता हूँ, एक के बाद एक बैच चलते रहता है, उस चीजों को फिर से पढ़ता रहता हूँ, तो चीजें याद रहती हैं। अगर आप रिवीजन करते रहोगे, चीजें आपको भी याद रहने लग जाएंगी। नहीं तो आपके कई लोग के परसेंटेज 85, 90, 95, मेरे तो बहुत एवरेज परसेंटेज, बहुत ही एवरेज परसेंटेज, और इसके बेस पे मैं यूपीएससी के स्टेजेस तक पहुंचा हूं। तो यूपीएससी में आप कितने भी परसेंटेज हो, आप यूपीएससी आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते अगर आप रिवीजन को फॉलो कर रहे हो। रिवीजन इज मस्ट फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो इन महाशय ने मुंगेर में किया। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखा कि दस्तक से तो बहुत मिसयूज हो रहा है। ही वेंट टू ब्रिटिश, सर दिस इज अनफेयर। उन्होंने कहा, सो व्हाट इज योर लाइफ? ओके, आपकी लाइफ भी अनफेयर है, हम ऐसे ही रखेंगे, तुम ऐसा। तो इसने जब कहा कि ब्रिटिश नहीं मान रहे हैं, इसने कह दिया दस्तक इज यूनिवर्सल, हम सब पे टैक्स माफ कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों पे भी टैक्स माफ कर रहे हैं। मतलब आप ब्रिटिश अनफेयर नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश को भी दस्तक पर थी, और दस्तक इज यूनिवर्सल, इंडियंस में भी, मतलब टैक्स ही नहीं लेंगे। ब्रिटिश, सी द हाई हैंडेडनेस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश गए मीर कासिम के पास, यू हैव टू टैक्स इंडियंस एंड यू हैव टू एग्जेम्प्ट अस फ्रॉम द टैक्सेशन। जस्ट सी, हमारे ही देश में आए, हमारे ही राजा से कह रहे हैं यू हैव टू टैक्स इंडियंस एंड यू हैव टू एग्जेम्प्ट अस फ्रॉम द टैक्स। मीर कासिम का मैं ना करूं तो कहना देयर इज अ गेट, मतलब आप जाइए, आप उतर जाइए। मीर कासिम का ठीक है, हम एक ग्रुप बनाते हैं, और उसमें ग्रुप में कौन बना? मीर कासिम, शाह आलम और शुजा उद दौला। इस बेचारे ने एक लास्ट ट्राई मारा कि हम अंग्रेजों को किसी तरीके से हरा दें, और ये ट्राइपार्टाइट, ये ट्रायो किसमें फाइट किया गया? बैटल ऑफ बक्सर 1764। पर तब तक अंग्रेज बहुत सॉलिड हो चुके थे। अब इसमें 3 राजा थे, समझने का। मीर कासिम नवाब, बंगाल का नवाब था। शाह आलम मुगल एम्परर था, और ये अवध का नवाब था, अवध का नवाब था। और बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने इन तीनों के संगठन को हरा दिया। तो एक झटके में ब्रिटिश जो केवल बंगाल तक सीमित थे, वो कहां तक आ गए? दिल्ली तक आ गए। इन्फ्लुएंस ब्रिटिश का दिल्ली तक आ गया, एंड ब्रिटिश बिकेम द मेजर पावर ऑफ इंडिया। पहले ब्रिटिश एक छोटी सी पावर, बंगाल को कंट्रोल करते थे, अब शाह आलम को क्या बताया मैंने, क्या बताया? पेंशनर बना लिया था। इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू शाह आलम को पेंशन, मतलब ब्रिटिश मुगल एम्परर को पेंशन बना दिया था कि तुम हार गए, अब तुम हमारे पेंशनर। थिंग्स वर चेंज। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ, क्वेश्चन बना है यूपीएससी का बैटल ऑफ बक्सर कंफर्म्ड द वर्डिक्ट ऑफ प्लासी, एक्सप्लेन। बैटल ऑफ बक्सर कंफर्म्ड द वर्डिक्ट ऑफ प्लासी, एक्सप्लेन। बैटल ऑफ बक्सर ने प्लासी के निर्णय को सही, ध्यान रखना हिस्ट्री में, यूपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, वैसे तो आज, क्योंकि जब मैंने आपका अभी जो क्वेश्चन पूछा था सुबह वाला, पहला वाला, आप लोग नहीं जवाब पा देगा, तो कल मैं आपसे पॉलिटी का वो क्वेश्चन नहीं दूंगा, थोड़ा और पढ़ो, क्योंकि मैं अगर वो क्वेश्चन दे दूंगा तो लिटरली दैट क्वेश्चन
मतलब आपको आपके सर के ऊपर से जाएगा। भैया पढ़ो, मंडे ट्यूसडे में देता हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आएगा, दिस इज ऑल अबाउट मीर कासिम। ओके, मीर कासिम भाई सिंपल बात है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो लोकल पीपल को हैरास करते थे, बिकॉज दे हैव टू सेल देयर गुड्स इन इंग्लैंड। जितना सस्ते पे खरीदोगे उतना ऊंचा, उतना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा जाएगा। भाई आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 400 में बेच रहे हो, तो 300 रुपए का प्रॉफिट है। वही चीज आप 50 रुपए में खरीद रहे हो और 400 में बेच रहे हो, तो 350 का प्रॉफिट है, 350 का प्रॉफिट है। तो ब्रिटिश कंट्रोल करने के बाद इंडियन से सस्ते में सस्ता चीज खरीदते थे। एंड सिंस दे वर द रूलर ऑफ बंगाल, तो आपको अंग्रेजों को देना ही पड़ता था। दैट्स व्हाई ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया गाइस। अभी तो ये पहला चैप्टर है, फिर आप देखोगे ब्रिटिश हाउ दे, ओके मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि ब्रिटिश ने काफी कुछ चीजें दी भी हैं, बट जितना दी है ना उससे 100 टाइम्स ब्रिटिश ने हमसे लिया। ओके मतलब दे इंडिया को जो गरीब बनाने का मेन मकसद था, वो गरीब बनाने का जो मेन कारण है वो ब्रिटिश, इट वाज द ब्रिटिश। इंडिया इज सो रिच, इतने करप्शन के बावजूद भी वी आर ऑन द 5th रैंक, जो कि करप्शन है, सब जानते हैं करप्शन है, बट स्टिल वी आर ऑन द 5th रैंकिंग इकोनॉमी। तो इंडिया इज सो ब्लेस्ड, इतना नेचुरल रिसोर्सेज है, इतना ह्यूमन रिसोर्सेज है कि आप, दैट्स व्हाई दे डेलिबरेटेड कार्व्ड आउट पाकिस्तान। आपस में लड़ते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर एक देश होते तो कहां से कहां पहुंच जाते। भाई डिवाइड एंड रूल वही हुआ, हम लोग आपस में ही पहले 48 में लड़े कश्मीर के ऊपर, 47 में, फिर 62 में चाइना के साथ लड़े, 60 में फिर पाकिस्तान, फिर 71, फिर 99, ओके। और कहीं ना कहीं फिर वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो है ही। तो दैट इज द थिंग, it was a deliberate policy of creating a separate state of Pakistan. एक चीज आपको बताऊं, मैंने एक जगह पढ़ी थी, ओके मैं, ओके मिसबिहेवियर ऑफ ब्रिटिश नवाब विद ऑफिशियल्स एंड ऑपरेशन ऑफ लोकल पीपल बाय कंपनी सर्वेंट्स। नेक्स्ट लिखे कोर्स ऑफ बैटल, कोर्स ऑफ बैटल, बैटल कैसे लड़ी गई, कोर्स ऑफ बैटल। तो यस देवांश जी, अब आप पुराने स्टूडेंट हो, अब क्वेश्चन बने जाएंगे, पूछे जाएंगे आपसे, हु वाज लीडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? अवंतिका, यस अर्चिता। हिस्ट्री बड़ी टफ है यार, ये कौन आ जाता था? आस्था। प्लासी की लड़ाई में कौन इंग्लिश को लीड कर रहा था? कल्पना। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और मैंने कल दिखाया था ना, मीर जाफर नोन एज जैकाल ऑफ क्लाइव, क्लाइव का गीदड़, ओके जैकाल ऑफ क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर में लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर, और ये सब चीजें बहुत पूछी जाती है क्लास। हेक्टर मुनरो was leading the battle of बक्सर। कहने को मीर जाफर रूल कर रहा था, बट हु वाज रूलिंग? रॉबर्ट क्लाइव। दिस पीरियड वाज नोन एज, आपने पढ़ भी रखा होगा, दिस पीरियड वाज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट ऑफ क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट मतलब मीर जाफर को नाम का नवाब बनाया, रियल पावर किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मतलब रियल दुनिया देख रही है कि मीर जाफर इज नवाब, बट मीर जाफर इज मियर पपेट कंट्रोल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दिस पीरियड वाज नोन एज डुअल गवर्नमेंट ऑफ क्लाइव। कहने को मीर जाफर था, पर असल कंट्रोल था ये पर्सन, रॉबर्ट क्लाइव। ओके रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश बड़े प्राउडली रॉबर्ट क्लाइव का नाम लेते हैं, बिकॉज he gave the British India. सर स्टैचू है ईस्ट इंडिया का ब्रिटेन में। हेलो, सो ओके, सो
नाम नहीं कमा लिया था सर, इंडिया दे के जीत के दिया था। और ब्रिटेन में केस चला इनके ऊपर, ब्रिटेन में इनके ऊपर केस चला, भ्रष्टाचार, ह्यूमन राइट्स नहीं, सब ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं थी, भ्रष्टाचार का केस चला था, करप्शन का। पर वो करप्शन का कि आपने इंडिया से खूब वेल्थ अमास किया है, पर वो केस रफा दफा क्यों कर दिया गया? बिकॉज आपने ब्रिटेन को इंडिया दिया। आज भी स्टैचू है रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो आज रिच है, सुपर रिच है, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। ओके, और हु गेव इंडिया? रॉबर्ट क्लाइव, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। और रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया जब मीर जाफर बना ना, वो इंग्लैंड चला गया था। ओके, उसे वापस बुलाया गया कि अब तुम गवर्नर होगे। तो एक तरफ था मीर जाफर बाहर और पीछे से रॉबर्ट क्लाइव कंट्रोल कर रहा था। एंड दिस पीरियड नोन एज डुअल गवर्नमेंट ऑफ, समझ में आ गया? डुअल गवर्नमेंट लिख लीजिए। हिज रीइंस्टेटमेंट इन 1763 बाय ब्रिटिश, हिज रीइंस्टेटमेंट in 1763 by British, in 1763 by British, reinstatement, REINSTATEMENT, reinstatement in 1763 by British took place after the outbreak of war with Mir Qasim, after the outbreak of war in Mir Qasim, Mir Qasim, he was mere, MERE, he was mere a puppet Nawab, 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 sorry, mere a puppet Nawab, and a real power was controlled by East India Company, and a real power was controlled by East India Company. Mir Jafar died in 1765. Mir Jafar died in 1765, and after him, his son Najm-ud-Dawla was made Nawab. Najm-ud-Dawla was made Nawab. अब आपके दिमाग में ये आएगा, ब्रिटिश खुद क्यों नहीं आए रूल करने? बिकॉज ब्रिटिश को डर था कि अगर हम आ जाएंगे तो कहीं इंडियन पावर्स यूनाइट ना हो। भाई फिरंगी रूल कर रहे हैं ना, फिरंगी रूल, भाई इंडियन रूल करें तो ठीक है, बट हु आर द फॉरेनर्स? तो ब्रिटिश इस कारण से नहीं आए। तो इसलिए उन्हें पपेट नवाब चाहिए थे कि जो उनका हर कहना माने, पर पावर हमारे पास है। यस ये जो बोल रहे हो ना, ये आपके चला है पावना रिवोल्ट, मतलब आपके 1880s के आसपास। ओके, 1880s के आसपास। जस्ट ए मिनट। हेलो, हाँ संजीव, मैं इस समय मैं इस समय क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ बेटे, ठीक है? मैं ये पावना रिवोल्ट आपके ये 1880s और आपके 70s के समय का है, और ये जो बात हम कह रहे हैं ये 1760s का है। ये करीब 100 साल बाद ये चीज है। तब तो प्रॉपर ब्रिटिश रूल हो चुका, जब हो रहा था तब अभी कॉलोनियल सिस्टम आया ही नहीं है। अभी तो कॉलोनी, अभी आपको समझाएंगे व्हाट इज कॉलोनियल इंडिया। आप कैसे सुनते होगे ना, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। कॉलोनी मतलब होता है फुल एक्सप्लॉइटेशन। मतलब सपोज इंडिया, मैंने कहा ना इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर ले और इंडिया पाकिस्तान के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, तो वी विल से दैट पाकिस्तान इज इंडियाज कॉलोनी। ब्रिटिश इंडिया के रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। छोटा सा एग्जांपल देख लो,
देहरादून के रेलवे स्टेशन जाइए, गो टू द रेलवे स्टेशन ऑफ देहरादून, इन फ्रंट यू विल फाइंड अ रेल स्टीम इंजन, ओल्ड स्टीम इंजन, उसमें देख लीजिए मेड इन ब्रिटेन है। गो टू गन हिल ऑफ मसूरी, मसूरी में गन हिल जाइए, वहां पे एक चैम्बर है लोहे का, उस पर लिखा है मेड इन स्कॉटलैंड। वो आज का पीरियड नहीं है ब्रिटिश का। ब्रिटिश भारत में इंडस्ट्रीज खोलना ही नहीं चाह रहे थे वो, क्योंकि अगर भारत में इंडस्ट्रीज खोलते तो उनकी इंडस्ट्रीज को फायदा कौन देता। कार्ल मार्क्स कहता है कि जिस देश में रेलवे एक बार इंट्रोड्यूस कर दो, उस देश को मॉडर्न बनने से कोई रोक नहीं सकता। कार्ल मार्क्स, क्योंकि रेलवे जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होगा, नहीं कनेक्टिविटी तो बाद में छोड़ो, पहले इंडस्ट्रीज बनेगी, लोहे की इंडस्ट्री बनेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। रेलवे हम और आप, अफगानिस्तान रेलवे बना सकता है? नहीं बना सकता। इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है तो कहां से रेलवे इंजीनियर्स बनाते हैं यार, सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं रेलवे। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, आयरन इंडस्ट्री बनेगी, स्टील इंडस्ट्री बनेगी, उसके कलपुर्जों की इंडस्ट्री बनेगी। भारत में रेलवेज 1850s में आ गई, फिर भी भारत डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि बने बनाए इंजन कहां से आते थे, ब्रिटेन से आते। इंडिया, ब्रिटेन ने इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ही नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मरता क्या ना करता जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुए, जब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज पे जोर पड़ा, प्रेशर पड़ा, तब जाकर के इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। अभी तो मैंने कहा भारत को आजादी, भारत की आजादी के पीछे कौन है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटेन के ऊपर जोर पड़ा, उसे मटेरियल की जरूरत पड़ी, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को कहा कि हाँ भाई ओके ठीक है, तुम इंडस्ट्रीज शुरू करो। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में, और जब इंडस्ट्रीज बना तो भारत में एक नया क्लास आया, दैट इज नोन एज मिडिल क्लास और लेबर क्लास। इससे पहले जब भारत में इंडस्ट्रीज नहीं थी तो लेबर क्लास भी नहीं थी, समझ पा रहे हो? तो लेबर क्लास मूवमेंट शुरू हुई। लेबर क्लास मूवमेंट लेफ्टिस्ट मूवमेंट होती है, और लेफ्टिस्ट मूवमेंट ये कॉलोनियल और इंपीरियलिज्म के खिलाफ होती है। तो अब हिस्ट्री को कनेक्ट करने के, हिस्ट्री इज लाइक डॉट्स, अब डॉट्स को कैसे कनेक्ट करके एक चीजें बनाते हो, वो चीजें, और यही मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। जैसे कई बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं, लिटरली स्टूडेंट्स, देखिएगा आप लोग में से कई लोग बिगिनर्स हैं, मेरे पास पूछे कि क्या सर सेल्फ स्टडी से हो सकता है? मैं उन्हें बताता हूँ सेल्फ स्टडी के आगे बहुत चैलेंज है, कौन एक्सप्लेन करेगा, कहां से सीखोगे? कई बार आप किताब भी पढ़ोगे ना तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि किताब, मैं जैसे यहां आपको कॉमन चीज भाषा में समझा रहा हूं ना, किताब नहीं समझा सकती, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो तो आप, अब आपके ऊपर है, आप क्या एक किताब को समझने के लिए 2 और किताब पढ़ोगे? इतना समय है आपके पास? तो दैट इज द थिंग। अब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडस्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रीज कहां लगी? शहरों में लगी। शहरों से फिर एक और क्लास उभरा, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के साथ एक और क्लास आया, लेबर क्लास। लेबर मूवमेंट, मिडिल क्लास, इन दोनों ने किसका पार्टिसिपेशन किया? नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट की। नेशनल मूवमेंट और ग्रो हो गई। आपके भगत सिंह लेफ्टिस्ट ही तो आइडियोलॉजी थी, लेफ्ट की ही तो आइडियोलॉजी थी भगत सिंह। ओके, तो ये दिस थिंग। ओके, सो चलो नज्मदौला कराते हैं क्लास, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आज कहीं जाना है। ओके, यहाँ पे रोक रहा हूँ। कल आपका टाइम टेबल समझ गए, पहली क्लास आईआर की है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, प्रशांत सर। ओके, पहली क्लास है, चाहे वो पीसीएस वाले हो चाहे वो आईएएस वाले हो, आईआर दोनों में आता है। ओके, उत्तराखंड में भी आईआर आता है, आईएएस में भी आईआर आता है, और यूपी पीसीएस में भी आईआर आता है, और हिमाचल प्रदेश पीसीएस में भी आईआर आता है, और राजस्थान पीसीएस, और आई थिंक कर्नाटक पीसीएस में भी आईआर आता है। ओके, तो यहाँ पे जितने स्टेट्स के बच्चे बैठे हैं आईआर सभी में मेंस में। ओके, आईआर की क्लास कल लगेगी, और फ्राइडे सैटरडे आपकी है? सर से पूछना, मेरा एरिया सर से पूछना। ओके ओके, सर का एरिया, ठीक है, बाद में बताएंगे, आई एम गेटिंग लेट।